नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल सोशल एनिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज शहीद आजम भगत सिंह पर। यह वीडियो में 23 मार्च तक ही बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिसर्च करने में बहुत समय लग गया। ये जो आप किताबें, ये जो पेज देख रहे हैं, इनको सर्च करने में गवर्नमेंट की वेबसाइट से, नेशनल लाइब्रेरी से और जगहों से सर्च करने में इसे 10 से 12 दिन लग गए। फिर इसकी स्टडी करनी पड़ी। मैं इन पेपर्स में आज आपको क्या बताना चाहता हूँ भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में ये वीडियो बहुत लंबा होगा, काफ़ी लंबा हो सकता है। अगर आप भगत सिंह से प्रेम करते हैं तभी ये वीडियो देख पाएँ, वरना अधूरा वीडियो आप ना देखें, क्योंकि इसको बनाने में मुझे जितनी मेहनत लगी है शायद मैंने आज तक किसी वीडियो को बनाने में किया हो। इस वीडियो का उद्देश्य है भगत सिंह के बारे में वो जानकारियाँ भारत के युवाओं और लोगों तक पहुँचाना जो किसी भी किताबों में मिलना लगभग असंभव हो जाती हैं। हजारों लोगों ने उनके इतिहास को दबाने की कोशिश की है। भारत की सरकारों ने उनके इतिहास को दबाने की कोशिश की है। आज तक किसी भी भारत की सरकार ने, कोई भी सरकार हुई, ना तो किसी भगत सिंह के नाम पर उन्होंने कोई सड़क का नाम रखा, ना पुल का नाम रखा, ना योजनाओं के नाम रखे। वहीं ऐसे ऐरे गहरे नेताओं के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह के बारे में कुछ भी भारत की सरकारों ने नहीं किया गया। उनके बारे में जो लिखा भी गया है उसको पब्लिक डोमेन में लाया नहीं गया है। भारत में अगर आप पैदा हुए हैं और अगर आपने भगत सिंह को नहीं पढ़ा है तो याद रखें, आप युवा कहलाने के लायक भी नहीं हैं, और दूसरा, आप सच्चे देशभक्त भी नहीं हो सकते। एक युवा, सिर्फ आपने सुना है कि वो 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी लग गई। हम मानते हैं कि वो बस उन्होंने फांसी चढ़ाई, उन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंक दिया, बस हम इतना ही जानते हैं। लेकिन उनके ज्ञान के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। 23 साल की उम्र में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो शायद सदियों तक कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा जो उनका ज्ञान था। उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दिए, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे उनके वक्तव्य रहे। उनको मैंने कलेक्ट किया है और ये वीडियो कम से कम 10-12 वीडियो बनेंगे, तब जाके आप भगत सिंह के बारे में जान पाएंगे। आज हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। 1907 में उनका जन्म हुआ, 1931 में उनकी शहादत हुई। यानी इस 23 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या किया। आपको उनकी एक एक बात, आज उन्होंने जो लिख दिया है वो शायद कोई लिख सकता है। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। ये वीडियो बहुत लंबा होगा, जरूर आप देखने की कोशिश करें अगर भगत सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो में सिर्फ एक एक शब्द भगत सिंह के द्वारा कहे गए शब्द ही होंगे, मेरी इसमें कोई राय नहीं होगी। उन्होंने बहुत सारे रखे, तो मैंने उनकी पूरी बुक से निकाली है भगत सिंह के नाम से, आप देख भी सकते हैं। अगर इसमें आप देखेंगे तो 1923 में उन्होंने घर छोड़ा। 1923 में उन्होंने घर छोड़ा। उन्होंने पहला वक्तव्य दिया अछूत समस्या 1923 में। उसके बाद युवक, अगला वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें उन्होंने युवाओं के बारे में क्या संदेश दिया था। 1925 में नौजवान भारत सभा का 1928 में उन्होंने जब गठन किया। धर्म और स्वतंत्रता संग्राम का क्या संघर्ष रहा, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज क्या है, नए नेता और अलग अलग विचारों के नेताओं के बारे में उनके क्या विचार थे, विद्यार्थी और राजनीति का क्या संबंध है, उन पर उन्होंने लिखा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का 1929 का जो घोषणा पत्र बना था उसको भी भगत सिंह जी ने बनाया है। भगत सिंह ने सुखदेव को जो पत्र लिखा था उसमें क्या बातें लिखी जो आज युवाओं को समझना चाहिए। असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका था तो उसके बारे में उनके क्या विचार थे। विद्यार्थियों के नाम उन्होंने एक पत्र लिखा है, आगे आने वाले वीडियो में आप जरूर देखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट के लिए हीरो बिल्कुल है। बस अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस हीरो की बातों को पढ़ें, समझें और हर हालत में ऐसी वीडियोज को लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने और भी लिखा कि संपादन मॉडर्न रिव्यू में जो उन्होंने पत्र लिखा था, उन्होंने बम दर्शन यानी फिलोसफी ऑफ बम दिया था। इंकलाब की तलवार पर विचारों की शान तेज की जाती है, ये भाषण दिया था। लेनिन की जब मृत्यु हुई थी उस पर उन्होंने एक तार लिखा था, पिताजी के नाम उन्होंने तार लिखा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह नास्तिक थे। आज का युवा भक्त बना घूमता है, कोई भी धर्म का हो, लेकिन वो नास्तिक थे। उनके विचारों को कैसे समझा जाए। तो आज हम शुरू करेंगे उनके पहले विचार से। जब 1923 में उन्होंने घर छोड़ा तो 1923 में उन्होंने एक कीर्ति नामक पत्रिका में उन्होंने एक वक्तव्य लिखा जिसका नाम था अछूत समस्या, अनटचेबिलिटी। समाज में उस समय बहुत सारी
छुआछूत फैली हुई थी। तो उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा था, आज हम इसके बारे में जानेंगे और आप गेस कर पाएंगे कि भगत सिंह के विचार कितने तेज थे, जो सबके समझ में मुश्किल से आते हैं। इस उम्र में, 21 साल की उम्र में इतने भयानक विचार और इतने बेहतरीन शानदार विचार शायद किसी में आते हों। तो हम जानते हैं उनके विचारों के बारे में। अछूत समस्या। अछूत समस्या क्या है? कभी खबरों में आप पढ़ते हैं किसी दलित के मूंछ रखने पर उसको लोगों ने चाकुओं से मार डाला, कभी मंदिर जाने पर उसको मार डाला, कभी गुरुद्वारे जाने पर उसको मार डाला, कभी घोड़ी चढ़ने पर किसी दलित को या छूत को मार डाला गया। बिहार के लक्ष्मण के बाथेपुरा में नरसंहार कर दिया करके 58 दलितों को मार डाला गया। 1668 में किलबेनी हत्याकांड हुआ आंध्र प्रदेश में, वहां पर 44 दलितों के गांव जला दिए गए। फूलन देवी के बारे में आप जानते हैं, 1981 में उनके साथ क्या किया गया। 1990 में रणवीर सेना ने बिहार के दलितों के घरों को जलाकर उनकी चिताएं जला दी। 2002 में कवालापल्ली में दलितों को उनके घरों में बंद करके फूंक दिया गया था। नई रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 1,30,000 से ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 36,000, उसके बाद बिहार में करीब 20,000 लोगों के ऊपर दलितों पर अत्याचार किए गए। 84% दलित ऐसा है भारत में जिस पर कभी ना कभी किसी तरह से अत्याचार किया गया है। पिछले एक साल में दलितों पर होने वाले अत्याचार 9.3% भी बढ़ चुके हैं। केरल में दलितों के मंदिर पर प्रवेश जाने पर उन्होंने रोक लगा दी है। आप सोच रहे होंगे मैं दलितों के बारे में क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं। तो दलितों के बारे में भगत सिंह ने जो कहा है वो आपको समझना है। 1923 में कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना को अध्यक्ष बनाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में लिखा कि दलित यानी जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अछूत हैं, इनको हिंदू और मुसलमानों के बीच बांट दिया जाए। बांटने से, हिंदू और मुसलमानों के बीच बांटने से इनको कुछ लोग मुसलमान बना लें और जो चाहते हैं हिंदू बना लें, यानी इनका सौदा किया गया 1923 के अंदर। इस प्रकार क्या कहा गया कि कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, मुसलमान कोशिश कर रहे थे कि वो दलितों को मुसलमान बना लें, हिंदू उनको अपना गुलाम बना के रखना चाहते थे। इस अधिवेशन में समझौता किया था हिंदुओं और मुसलमानों ने दलितों को एक तरह से गुलाम बनाने का। इस पर लेख लिखा था भगत सिंह ने 1923 में, जो 1928 में जाकर कीर्ति नामक पत्रिका में छपा था। उनके लेख क्या थे, एक एक शब्द को हम पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे देश जैसे बुरे हालात पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। यहां अजब अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। 30 करोड़ की जनसंख्या में 6 करोड़ अछूत रहते हैं और उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। उनके मंदिरों में प्रवेश करने से देवता अशुद्ध हो जाते हैं। उनका कुएं में पानी पीने से कुएं का पानी अशुद्ध हो जाता है। ये सवाल 20वीं शताब्दी में पूछा जा रहा है, जिसे सुनते ही हमें शर्म आती है। ये भगत सिंह के विचार हैं। कहते हैं कि हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा नहीं देते हैं। और हम गाली देते हैं पूर्णतः भौतिकवादी देशों को, यानी यूरोप को हम गाली देते हैं कि वो लोग असभ्य हैं, लेकिन उन्होंने किसी दलित के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। अमेरिका और फ्रांस तो क्रांति की मशाल लिए दौड़ रहे हैं लोगों को बराबरी का दर्जा देने के लिए। आज रूस ने भी पूरी तरह से भेदभाव मिटा दिया है। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित रहते हैं और इस पर जोरदार बहस भी करते हैं, लेकिन हमारी बहस होती है कि दलित को जनेऊ पहनाया जाए या ना पहनाया जाए। वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं हैं। हम उलाहना देते हैं, हम बुराई करते हैं कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि अपने ही देश के 6 करोड़ अछूतों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? हम अंग्रेजी शासन से अपने लिए समानता की मांग करते हैं, लेकिन क्या अंग्रेजी शासन से हम समानता की मांग करने के अधिकारी हैं जो अपने ही देशों को समानता का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है? सिंध के एक मुस्लिम व्यापारी जिनका नाम था नूर मोहम्मद,
ने जो कि बम्बई काउंसिल के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1926 में लिखा था। क्या लिखा था उस पर लिखते हैं, वो कहते हैं, इफ द हिंदू सोसाइटी रिफ्यूज टू अलाउ द ह्यूमन बींग्स फेलो क्रिएचर्स so that to attend public school, and if the president of local board representative so many lakhs of people in the house refuse to allow follow the brothers and elementary human rights। वो कहते हैं कि जब तुम इंसान को पानी पीने देने से इनकार कर देते हो, जब उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं देते हो, तो तुम्हें क्या अधिकार है अंग्रेजों से अपने लिए समानता का अधिकार मांगने की? जब तुम एक इंसान को समान अधिकार नहीं देते हो, तो किस लिए और किस मुंह से तुम अंग्रेजों से अपने लिए राजनीतिक अधिकार मांगते हो? बात बिल्कुल खरी है, लेकिन यह एक मुस्लिम ने कही है, इसलिए हिंदू कहेंगे कि वह अछूतों को मुसलमान बनाना चाहता है, इसलिए उसने ये बातें कही है। कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुनकर सभी हिंदू तिलमिला उठते हैं। ठीक इसी तरह की चिंता हिंदुओं को भी है। सनातनी पंडित भी कुछ न कुछ मामले में सोचने लगते हैं। बीच बीच में युगांतरकारी हो जाने वाले पंडित भी आ जाते हैं। पटना में हिंदू महासभा की मीटिंग हुई, उसके अध्यक्ष बनाए गए लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय ने कहा कि अगर भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानूंगा। लाला लाजपत राय का सभी पंडितों ने घनघोर विरोध किया, लेकिन लाला लाजपत राय ने मुहिम चलाई और दलितों को जनेऊ पहनने का अधिकार देने के पक्ष में रहे। बहुत सारे पंडित उनसे नाराज हो गए। राजनीति दलितों के साथ की गई, वो किस तरह से की गई? जब मदन मोहन मालवीय ने बनारस यूनिवर्सिटी में चुनाव के लिए कई पार्टियों से गठबंधन किया, तो उस समय क्या करते हैं, जो आज भी कहा जाता है। आज भी आपने देखे होंगे कि नेता दलितों के घर जाके खाना खाते हैं। मुख्य काम यही मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने एक मेहतर के घर जाकर उसके हाथ से फूलमाला पहन ली, और जब फूलमाला पहनी तो मदन मोहन मालवीय जो कि महापंडित थे, उन्हें लगा कि एक मेहतर यानी भंगी के हाथ से माला पहनने से वो अशुद्ध हो गए हैं, तो गंगा में जाकर उन्होंने डुबकी लगाई। कपड़े पहने हुए, यानी पूरा कपड़ा पहन के उन्होंने डुबकी लगाई, यानी वो सिर्फ राजनीति कर रहे थे दलितों के साथ। आगे लिखते हैं, सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना है, लेकिन वहां अछूत जा घुसे तो वह मंदिर अपवित्र हो जाता है। भगवान रूठ जाते हैं। घर की यह स्थिति हो तो हम बाहर बराबरी के नाम पर झगड़ते हैं। वो कहते हैं, घर में अगर हम इस हालत में हैं तो हम बाहर अंग्रेजों से बराबरी के लिए लड़ रहे हैं। तब हमारे इस रवैये से कृतज्ञता यानी घृणा की हद पार हो जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो छोटी जातियां काम करके हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, उन्हें हम दुत्कार देते हैं। पशुओं की हम पूजा करते हैं, लेकिन इंसान को हम पास तक नहीं बिठाते हैं। आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है। उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति की कामना बढ़ रही है। लोग आज़ाद होना चाहते हैं। उनमें सांप्रदायिक भावना यानी अपने धर्म को बढ़ाने की इच्छा भी बढ़ती जा रही है। लगातार लोग अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, और इसमें मुसलमानों ने ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाने की कोशिश की। मुसलमान बनते ही अछूतों को एक बराबरी का अधिकार मिल गया। हिंदुओं को चोट पहुंची है, इससे स्पर्धा बढ़ गई है, फसाद भी हो रहे हैं। धीरे धीरे सिखों ने भी सोचा कि हम भी क्यों ना दलितों को सिख बना ले, हमारी भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने अमृत छकाना, फ्री में खाना देना उनको शुरू कर दिया है। हिंदू सिखों के बीच अछूतों को जनेऊ उतारने और कटवाने को लेकर लड़ाई हो रही है। हिंदू कहते हैं जनेऊ पहन ले, सिख कहता है कि जनेऊ उतार दें। अब तीनों कौमें, हिंदू, मुसलमान और ईसाई, तीनों कौमें अपनी और दलितों को खींचने की कोशिश कर रही हैं। जब ये उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगी तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। बहुत शोर शराबा मचा है, दंगे भी हो रहे हैं। उधर उस ईसाई उनको चुपचाप अपने धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। जब अछूतों ने देखा कि ये सभी फसाद हमारे लिए किए जा रहे हैं, ये सब हमें चारा बनाकर खाना चाहते हैं, तो वे अलग ही क्यों ना संगठित हो जाएं। उन्होंने सोचा हम क्यों ना अलग संगठित हो जाए। इस विचार में अंग्रेजी सरकार भी उनके साथ रही और अंग्रेजी सरकार भी उनको अलग करने की कोशिश करती रही। एक सवाल उठता है कि यह समस्या का निदान क्या है, छुआछूत का निदान क्या है। सबसे पहले यह निर्णय लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं, ना तो जन्म से कोई भिन्न पैदा होता है
और न कार्य विभाजन से कोई अलग होता है। अर्थात एक आदमी गरीब मेहतर के घर, मेहतर मतलब भंगी होता है, एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा होता है, इसलिए जीवन भर मैला साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम करवाने पर उसका हक नहीं है। ये बातें फिजूल है। इस तरह हमारे पूर्वजों ने आर्यों के रूप में, आर्यों ने इनके साथ बहुत अन्याय किया, यानी आर्यों ने दलितों के साथ बहुत अन्याय किया तथा इन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया एवं निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कहीं यह विद्रोह न कर दें, तब पुनर्जन्म का दर्शन पकड़ाया कि तुमने दूसरे जन्म में गलत काम किए हैं, इसलिए तुम दलित पैदा हुए। अब क्या हो सकता है, चुपचाप या तो ऐसे ही दिन गुजारें। इस तरह धैर्य का उपदेश देकर वो लोग लंबे समय तक शांत करा दिए जाए, लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया है। मानव के भीतर मानवीयता को समाप्त कर दिया है, आत्मविश्वास, स्वावलंबन की भावना को समाप्त कर दिया है। बहुत दमन और अन्याय किया है उनके साथ। आज उस सबका प्रायश्चित करने का समय आ गया है। इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई, लोगों के मनों में आवश्यक यानी जरूरी कामों के प्रति घृणा पैदा कर दी। हमने जुलाहे को दुत्कार दिया है, जिसका सिला हुआ हम कपड़ा पहनते हैं उसको हमने अछूत घोषित कर दिया है। यूपी की तरफ यानी यूनाइटेड प्रोविंस की तरफ कहार जाति को अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी समस्या पैदा हो गई है। ऐसे लोग जो विकास की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनको निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इन तबकों को अपने समझ रखते हुए हमें चाहिए कि हम इन्हें अछूत ना कहें, नहीं समझे, सब समस्या हल हो जाएगी। नौजवान भारत सभा तथा नौजवान कांग्रेस का जो ढंग है वह काफी अच्छा है। जिन्होंने आज तक अछूत कहा जाता रहा, उन्होंने इन पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्हें अपने इंसान जैसे समझना चाहिए। बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए या शुद्धि किए उन्हें अपने आप में शामिल कर लेना चाहिए। उनके हाथ से पानी पीना यह उचित ढंग है। आप आपस में खींचतान और व्यवहार में कोई हक न देना, कहाँ तक यह ठीक है। जब गांव में मजदूर प्रचार शुरू हुआ, उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह कहकर भड़काते थे कि देखो भंगी चमारों को सिर चढ़ा रहे हैं। यानी भंगी और चमारों में जब दोस्ती हुई तो सरकारी अधिकारियों ने भड़का दिया है कि देखो भंगी चमारों को सिर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद करवा देंगे। अगर ये लोगों ने काम करने लगे तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। बस किसान इतने में भड़क गए। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वह गरीबों को नीच और कमीन यानी गलीच कहकर जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते, यानी दलितों से कहा जाता है कि अक्सर वो साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है, वे गरीब हैं। गरीबी का इलाज करो। ऊंच नीच कुलों के गरीब भी कोई गंदे काम करते हैं। वो कहते हैं ऊंचे कुलों के लोग भी गंदे काम करते हैं। गंदा काम करने का बहाना नहीं चल सकता है, क्योंकि माताएं अपने बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर व अछूत नहीं हो जाती। वे कहते हैं मैला भंगी भी साफ करता है तो अपने बच्चों का मैला माँ भी साफ करती है। माँ मैला साफ करने के बाद मेहतर या अछूत नहीं हो जाती, लेकिन काम उतने समय तक का नहीं हो सकता जितने समय तक अछूत कौमें ये काम करती रही हैं। आपको संगठित होना पड़ेगा। दलितों से कहते हैं कि आपको संगठित होना पड़ेगा। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं का अलग संगठन होना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि दलितों को अपना खुद का संगठन बनाना चाहिए तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती होने के कारण उनको बराबर अधिकारों की मांग करनी चाहिए। वह कहते हैं जितनी जनसंख्या मुसलमानों की है उतनी जनसंख्या दलितों की भी है, इसलिए उन्हें मुसलमानों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए और जितना अधिकार मुसलमानों को है उतना ही अधिकार दलितों को भी होना चाहिए। आगे लिखते हैं कि या तो सांप्रदायिक भेदभाव का झंझट खत्म कर दें, या तो जो अपने धर्म के लिए लड़ाई करते हैं झंझट को खत्म करें, नहीं तो उनको अलग अधिकार दे दो, दलितों को अधिक अधिकार दे दो। काउंसिल और असेंबलियों का कर्तव्य है, यानी जो लोकसभाएं राज्यसभाएं हैं या सरकारी पार्लियामेंट्स हैं, उनका कर्तव्य है कि वे स्कूल कॉलेज कुएं और सड़कों के उपयोग की स्वतंत्रता दिलाएं। जबानी तौर पर नहीं वरन साथ लेकर जाएं। कोर्ट और असेंबली के लोग उनको कुएं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाएं।
लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बाल विवाह के विरुद्ध एक बिल न पास हो चुका, मजहब के ठेकेदारों की वजह से उन्होंने हाय तौबा मचा रखी थी, वो क्या अछूतों के लिए न्याय करेंगे। इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधि हों, उनके खुद के नेता हों, दलितों के खुद के नेता हों, वे अपने अधिकार की मांग करें। हम तो साफ कहते हैं, उठो अछूत कहलाने वालों, असली जनसेवकों भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम थे। शिवाजी महाराज तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ कर सके थे, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। अछूतों की वजह से ही शिवाजी महाराज ने युद्ध जीते। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम तो नित्य प्रिय सेवा करके जनता के सुखों में बढ़ोतरी करने वाले और जिंदगी को संभव कर यह भारी एहसान कर रहे हो लोगों पर, उसे हम नहीं समझ सकते हैं। लैंड एलिएशन बिल लाया है अंग्रेजों ने, और ये बड़ी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों के कहने पर लाया है। तुम पैसा कमा कर भी भारत में जमीन नहीं खरीद सकते हो। ये तुम्हारे खिलाफ जुल्म की इंतहा हो गई है। लॉर्ड मेयो, मिस मेयो जो कि उस समय वायसराय थी, लॉर्ड मेयो भी कह रही है, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, संगठित हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए, लेकिन जो मातहत हैं उन्हें वो अपनी जूती के नीचे रखना चाहते हैं। कुछ लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी स्वतंत्रता के बाद चाहते हैं कि दलित जातियों को अपनी जूती के नीचे रखा जाए, वो दबा के रखना चाहते हैं। एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, अर्थात संगठन करो, संगठनबद्ध हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, पूरे समाज को चुनौती दे दो। जब देखना कोई तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह मत तको, लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झांसे में मत आना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें मोहरा बनाना चाहती है। यह पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हें गुलाम और गरीब बनाए रखने का असली कारण है। इसलिए तुम उसके बहकाए में मत आना। संगठित हो जाओ, तुम्हारी हानि कुछ भी ना होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं होगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनैतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। ये कथन है शहीद आजम भगत सिंह के अछूत व्यवस्था पर किस तरह से 6 करोड़ लोगों को गरीबी, अछूत और मुफलिसी में ढकेल दिया। उस देश के लोगों ने ही इस पर भगत सिंह के विचार रहे। आप दलित हैं या नहीं हैं, बैकवर्ड है, ओबीसी हैं, कुछ भी है, लेकिन एक 21 साल के व्यक्ति में या स्टूडेंट में इस तरह के विचार होना शायद संभव नहीं है। मैं जब इनके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा कि कोई इतनी कम उम्र में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर लेता है, इतना ज्ञान उसके अंदर कैसे भरा हो सकता है। आज का जो पहला वक्तव्य था मैंने उसकी जानकारी दी है। अगले वक्तव्य का वीडियो फिर बनाऊंगा। मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा, चाहे लोग इस वीडियो को देखें या न देखें। अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भले ही डिसलाइक कर दें, लेकिन सभी तक शेयर करें। ये जानकारियां अनमोल हैं हमारे समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। उम्मीद है मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रखें। युवाओं के ऊपर अगली वीडियो आएगी कि युवाओं पर भगत सिंह के क्या विचार थे। तो इसी के साथ अपनी वादी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।